एमसी और मोंग योंग जोगबुल को जाते हुए देख रहे होते हैं। एमसी कहता है बस कौन है ये आदमी। मोंग कहता है वो आयरन ब्लड स्नेक किंग है और याद करता है कि योंग जोगबुल ने कहा था ये आखिरी बार नहीं होगा जब हम मिलेंगे। और आगे कहता है आयरन ब्लेड स्नेक किंग योंग जोगबुल सबसे क्रूर सबसे ठंडे दिल वाला इंसान है जिसे मैं जानता हूँ। वो दूसरों की जान लेने से कभी नहीं हिचकिचाता, खोने से बचने के लिए किसी भी चीज का सहारा लेगा, लेकिन फिर भी एक हीरो के रूप में बचाने जाने की लालच रखता है। इसीलिए वो ली जियोमहक से बहुत नफरत करता है और ली जियोमहक वही स्वॉर्ड सेंट है। वो सोचता है कि ली जियोमहक ने उसकी सारी ग्लोरी चुरा ली। वैसे भी वो आसानी से हार मानने वाला इंसान नहीं है, वो असाधारण रूप से स्थिर है। इसलिए बेहतर होगा कि अगली बार जब तुम उससे मिलो सावधान रहना। एमसी कुछ कहता नहीं और वो कुछ सोच रहा होता है, तभी वो मोंग से कहता है इसके बारे में सोचो तो उन्होंने कहा कि वो मेरे बारे में अफवाह सुनने के बाद ही आए हैं। इसे सुनकर मोंग थोड़ा टेंशन में आ जाता है और थोड़ा नाटक करते हुए कहता है क्या वो ओ मेरे प्यारे उम्र के साथ मेरी याददाश्त खराब होती जा रही है। एमसी कहता है मैं जानता था। एमसी कहता है तुमने फिर मेरे पीठ पीछे प्लानिंग बनाई है ना। तो मोंग कहता है ये रिडिकुलस है, वो एम्बेसडर बहुत परेशान करने वाले थे इसलिए मैं उन्हें हमेशा के लिए चुप कराना चाहता था। एमसी मन में कहता है मुझे झंझट में घसीट कर। तभी मोंग चिल्लाते हुए कहता है नहीं मेरा मतलब है मुझे क्या करना चाहिए था। स्वॉर्ड सेंट के सक्सेसर के अचानक अपीयरेंस को लेकर पूरे जियांगू में हंगामा मच गया है, यहाँ तक कि मुरी मेलैंस भी केओस में पड़ गया है। उन खतरनाक मक्खियों से छुटकारा पाने के लिए जो मुझे परेशान करती रहती है, तुम्हारे नाम का खुलासा करने में क्या गलत है। एमसी हैरान होते हुए कहते हैं क्या पूरे जियांगू में हंगामा मचा हुआ है, क्या आपने सबको बताया कि मैं स्वॉर्ड सेंट का सक्सेसर था। तो मोंग कहता है नहीं मैंने नहीं बताया। एमसी कहता है लेकिन आपने अफवाह के बारे में सच्चाई को मना भी नहीं किया, क्या आपने किया। इसे सुनकर मोंग एमसी की ओर देखता है और कहता है क्यों मैं ऐसा क्यों करूं, ऐसा नहीं है कि मैंने सरासर झूठ बोला, इसके अलावा मैं इस बहुत बुरे कर्मा से निपट सकता हूँ। लेकिन लानत है अगर उन एरोगेंट प्रिक्स को घबराते हुए देखना अच्छा नहीं लगता और हंसने लगता है। और एमसी से देख के मन में कहता है क्या ये मोंग हमेशा से इतना इविल था। स्वॉर्ड सेंट का सक्सेसर मुझे ये पसंद नहीं है लेकिन मैं हर किसी को सच्चाई समझा नहीं सकता। और मोंग से कहता है मुझे लगता है कि अफवाहों के पीछे के इंसान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मोंग कहता है ओ तुम किसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैं नहीं, मुझे उम्मीद है अगर तुम खुश नहीं हो तो इसे नॉर्थ सी आइस पैलेस में ले जाओ। एमसी हैरान होता है और कहता है नॉर्थ सी, और मन में कहता है हालांकि क्या यंग पैलेस मास्टर ने मुझे डिसेंडिंग सन का ओनर नहीं कहा था। एमसी को इस तरह सोचते हुए देखकर मोंग उसको चक्कर काटते हुए कहता है याद रखना कि मैंने तुम्हें लड़कियों के प्रॉब्लमेटिक क्रीचर होने के बारे में क्या बताया था, यहाँ तक कि बुद्धा भी रिलेशनशिप इश्यूज को हल नहीं कर सकते। एमसी अभी भी मन में सोच रहा होता है कैसी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता कि मैं इस सिचुएशन में कैसे बचूं। मोंग कहता है अगर तुम्हें ये इतना ही परेशान करता है तो क्या मुझे एम्बेसडर से दोबारा बात करनी चाहिए, मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम स्वॉर्ड सेंट के सक्सेसर नहीं हो। एमसी को गुस्सा आ रहा होता है लेकिन हंसते हुए कहता है नहीं शुक्रिया, आपके हस्तक्षेप करते ही सब कुछ गलत हो जाएगा, इसीलिए प्लीज मुझे मना करने की इजाजत दे। मोंग कहता है फिर भूल जाओ कि मैंने कभी तुम्हें मदद का ऑफर किया था। एमसी मन में कहता है अब वो फिर बच्चा बन रहा है। एमसी कहता है आप मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं। मोंग एमसी को थोड़ी देर देखता है फिर कहता है क्योंकि तुम मुझसे इतनी गंभीरता से पूछ रहे हो, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें प्रॉपर आंसर देना चाहिए। आखिरकार देखा जाए तो मैं गुनहगार हूँ। क्या तुमने 5 हेवनली सबवर्जिन के बारे में सुना है। एमसी से सुनकर हैरान होता है और नरेटर बताता है एक सेंट, एक मॉन्क, एक किंग, एक गॉड और एक एमिनेंस। महान जस्टिस और इविल वॉर के दौरान 5 महान मार्शल मास्टर जियांगू में शोहरत से उभरे। और मॉन्क आगे कहता है अगर कोई भी इंसान जीत नहीं पाया, उनके फैसले ने वॉर में भाग लेने वाले कई लोगों के फैसले का निर्धारण किया। हालांकि आखिर में उनमें से कोई भी सच में वॉर के मैदान में नहीं लड़ा। इसका कारण ये था कि टाइटन्स के बीच संघर्ष ज्यादा से ज्यादा इनविटेबल लग रहा था। मैंने छुपाते छुपाते उन्हें इकट्ठा किया और हमें म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। तो एमसी कहता है वो था माउंट हुआ एग्रीमेंट। मॉन्क कहता है हाँ, सबसे पहले 5 सबरीजन के अंदर फैक्शन को सभी एनिमीज खत्म करनी होंगी। दूसरा 5 सबरीजन कभी भी सक्सेसर नहीं बनाएंगे। तीसरा दूसरे 4 माउंट हुआ समझौते का उल्लंघन करने वाले को पनिश करेंगे। एमसी कहता है कि आप इसे और डिटेल में समझा सकते हैं। मॉन्क कहता है संघर्ष को रोकने के लिए हम अपना काम खुद से करते हैं और एक दूसरे को उकसाते या कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते। हम सक्सेसर नहीं बनाएंगे क्योंकि इसके रिजल्ट में क्षति का इम्बैलेंस पैदा होगा जो हम पांचों के बीच के नाजुक संतुलन को खत्म कर देगा। खैर ये इसलिए काम करता है क्योंकि हम ऐसे लोग नहीं है जो न्याय और बुराई के बारे में चिल्लाते हैं। हालांकि इस माउंट हुआ समझौते में खामी है। एमसी कहता है एक लूप होल। मॉन्क कहता है हमारी मुलाकात के समय हम सभी ने उन फैक्शन से अपने रिश्ते तोड़ लिए जिनसे हम जुड़े थे। टैंक परिवार के पॉइजन गॉड ने परिवार के मुखिया के रूप में अपना पद अपने डिसेंडेंट को सौंप दिया और परिवार छोड़ दिया, जबकि मैंने घोषणा की थी कि मैं फिर कभी शाओलिन टेंपल नहीं लौटूंगा। हालांकि उसी समय जब हम माउंट हुआ समझौते पर साइन कर रहे थे, मुरी मेलायंस मेरे नाम पर बन रहा था। मुरी मेलायंस के लीडरों ने वॉर खत्म होने की घोषणा की और मांग की कि हर सेक्ट उनके साथ शामिल हो, इस शर्त के साथ कि किसी ने अगर इनकार किया तो उनके खिलाफ तुरंत हॉस्टाइल एक्शन की जाएगी। दूसरे शब्दों में कोई भी सेक्ट जो मुरी मेलायंस से संबंधित नहीं है उसे एक पब्लिक एनिमी के रूप में माना जाएगा। एमसी चौंकते हुए कहते हैं इसका मतलब। मॉन्क हंसते हुए कहते हैं आखिरकार तुम्हें ये मिल गया। मेरे अलावा दूसरे चारों में से कोई भी पिछले क्लैन या सेक्ट में शामिल नहीं है और मुरी मेलायंस के नियम कहते हैं कि जो लोग अलायंस से शामिल नहीं है वो दुश्मन है। एमसी परेशान होते हुए मन में सोचता है अच्छा ऐसा है, अगर दूसरे 5 सबरीजन में से कोई भी एक ऐसा सेक्ट बनाता है या उनमें शामिल होता है जो अलायंस से संबंधित नहीं है, वो तुरंत डिवाइन मॉन्क के लीड वाले मुरिम अलायंस से दुश्मन बन जाएगा। इससे उन्हें डिवाइन मॉन्क के साथ टकराव में डाल दिया जाएगा, इसीलिए माउंट हुआ समझौता टूट जाएगा। एमसी मॉन्क से कहता है वो सचमुच तुम्हारा डरपोक था। मॉन्क कहता है मैंने बस एक छोटे से लूप होल का रास्ता बनाया था, फिर भी मेरे लिए बहुत बड़ा जुआ था। जब तक मैं उन्हें माउंट हुआ समझौते पर साइन कराता हूँ, दूसरे 4 सबरीजन को प्रभावी रूप से जियांगू से रिटायर होना होगा।
होगा। एमसी कहता है क्या दूसरे सब रीजन ने ये जानते हुए भी कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है, कुछ नहीं किया। मॉन्ग कहता है भले ही वो इसके बारे में जानते हो, उनका अभिमान उन्हें अपने शब्दों से पीछे हटने की अनुमति नहीं देगा। इसके अलावा सॉर्ड सेंट ली जियोमहक मेरा करीबी दोस्त है, जबकि शैडो में एमिनेंस इंसान मेरा सहयोगी था। इसके साथ ही मेरी जीत की गारंटी थी। जब ये 3 वर्सेस 2 था तो मैं पॉसिबली कैसे हार सकता था। एमसी कहता है क्या ये सिर्फ मेजोरिटी की टैलेंट नहीं थी। मॉन्ग कहता है सबसे स्ट्रॉन्ग का नियम मुरिम का कानून है। इसके अलावा मेरा इरादा अपने लिए सत्ता हासिल करना होता तो वो चारों शांत नहीं बैठेंगे। वो मान गए क्योंकि वो समझ गए थे कि मैं ये चाहता था कि वॉर बिना किसी विनर के खत्म हो। और तब से मैं खुद को एक क्राउचिंग ड्रैगन पवेलियन में एकांत में रखूंगा, प्रभावी ढंग से वैसे ही हो जाऊंगा जैसे उन्होंने किया था। एमसी मन में कहता है तो यही कारण है कि आयरन ब्लेड, स्नेक किंग, योंग जोगबुल, डिवाइन मॉन्क और सॉर्ड सेंट से नफरत करता है। परिणाम चाहे जो भी हो, फैक्ट ये है कि उसके साथ ट्रिक किया गया है। महान जस्टिस और इविल वॉर को खत्म करना पॉसिबल मुरिम अलायंस के लिए मुश्किल नहीं था। ना केवल 5 हेवनली सबरीजन्स में से 4 रिटायर हो गए जिससे संतुलन बिगड़ गया, बल्कि हर कोई लगातार लड़ाई से थक गया होगा। फिर भी भले ही मुरिम अलायंस का लक्ष्य महान था, मुझे यकीन है कि शांति हासिल करने के लिए उन्होंने जो ब्लडशीट किया वो मामूली नहीं था। हालांकि मुरिम अलायंस मूल रूप से वॉर को खत्म करने के लिए बनाया गया था, जमाना बदल गया है और मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। और चिल्लाते हुए कहता है इसीलिए मैंने तुम जैसे यंगस्टर की मदद लेने की कोशिश की। फिर भी तुम इतनी शिकायत क्यों कर रहे हो? क्या तुम वो सब कुछ भूल गए हो जो उन स्कॉलर्स की किताबों ने तुम्हें अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाने के बारे में सिखाया था? हम एमसे घबराते हुए कहते मैंने कब से शिकायत की? मॉन्ग कहता है ठीक है, स्वॉर्ड के बारे में भी बात थी। तुम कुछ कमजोर बुड्ढों से छोटा सा गिफ्ट चुपचाप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सके? हमने तुम्हारी चिंता के कारण ऐसा किया, फिर भी तुमने हमें क्रिटिसाइज किया। तुम आखिर क्या सोच रहे थे गुंडे? एमसी कहता है मैम मुझे माफ कर दो। और मन में कहता है हालांकि आप दोनों साफ रूप से कमजोर बुड्ढे तो नहीं हो और वो स्वॉर्ड कोई छोटा गिफ्ट भी नहीं था। और मॉन्ग से कहता है फिर भी मैं। तभी मॉन्ग कहता है मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगने जा रहा हूँ। फिर आसमान की ओर देखता है और कहता है और मैंने भी तुमसे कुछ नहीं पूछा, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अनुभव करो कि यहाँ कैसा है। मैं तुमसे ना तो ये पूछूंगा कि फॉरबिडन पैलेस में क्या हुआ और ना ही तुमने माइंड स्वॉर्ड कैसे सीखी। अगर तुम यहाँ कंफर्टेबल महसूस करते हो तो रुको, अगर नहीं तो तुम जाने के लिए आजाद हो। मैं ये पक्का करूंगा कि कोई तुम्हें रोके नहीं, तुम जो चाहे करने के लिए आजाद हो। एमसी कहता है फिर क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं अपने होम टाउन वापस लौट जाऊँ और स्कूल खोलूं और मुरिम के साथ अपने सारे संबंध तोड़ दूं? मॉन्ग एक पल के लिए चौंक जाता है, फिर जोजो से हंसते हुए कहता है क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम सीरियसली सोचते हो कि ली जियोमहक तुम्हारे नए स्कूल में तुम्हारी तलाश में नहीं आएगा? और क्या दूसरे सेक्ट्स अभी भी बैठे रहेंगे? नहीं, तुम्हारे नए स्कूल में आने वाले पहले विजिटर पॉसिबल है नॉर्थ सी आइस पैलेस होंगे। और जोर जोर से हंसते हुए कहता है दरअसल तुम एक स्कूल के बजाय एक सेक्ट क्यों नहीं शुरू करते? मैंने इसके लिए एक अच्छा नाम स्कूल सेक्ट के बारे में भी सोचा है। तभी मॉन्ग नॉर्मल होते हुए कहता है ज्यादा गंभीर नोट पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुरिम के साथ शामिल होगे? भले ही सॉर्ड सेंट या मैं इंटरफेयर करेंगे। तो एमसी कहते हैं आपका क्या मतलब है? तो मॉन्ग कहता तुम अलायंस में क्यों आए? जैसा तुमने कहा तुम्हें इसके बजाय अपने होम टाउन लौटना चाहिए था। तुमने यहाँ सेक्रेटरी के रूप में काम करने का फैसला क्यों लिया? एमसी से सुनकर हैरान होता है और मन में कहता है मैंने ये सोचकर टाइगर रॉक मर्चेंट ग्रुप के इस सुझाव को आग बूंद कर भरोसा कर लिया कि मैं अपने भाई के परिवार की मदद के लिए उन्हें भुगतान कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे सिर्फ पैसा चाहिए होता तो मैं अपने होम टाउन में एक स्कूल खोल सकता था। मैं मुरिम अलायंस में क्यों लौटा? तो मॉन्ग का एमसी की ओर उंगली करते हुए कहता है असलियत में तुम्हें स्वॉर्ड की लालच है। तुम ली जियोमहक जैसे ही हो। तुम जानते हो तुम दोनों की शॉर्डमैनशिप के शिखर तक पहुंचने की इच्छा और किसी ऐसे इंसान की बेताब तलाश जो तुम्हारे सामने स्तर पर खड़ा हो सके। एमसी से सुनकर और हैरान हो जाता है और मॉन्ग का कहता है तुम दोनों के बीच सिर्फ एक अंतर है कि ली जियोमहक को पता है कि वो क्या चाहता है लेकिन तुम्हें नहीं। एमसी कहता है तब क्या इसका मतलब ये है कि मैं पहले से ही मुरिम का इंसान हूँ? तो मॉन्ग कहता है क्या तुमने नहीं कहा कि तुम स्कॉलर थे? तो एमसी कहता है लेकिन आपने अभी कहा कि। मॉन्ग कहता है अनबिलीवेबल, तो इतने डेंस कैसे हो सकते हो? सुनो पंख, तुम्हें ज्यादा सेल्फिश होने की जरूरत है। उन लोगों पे ज्यादा ध्यान मत दो जो तुम्हें गुमराह करते हैं और उन लोगों पे ध्यान केंद्रित करो जो तुम सच में चाहते हो। अगर तुम खुद को दूसरों के बहकावे में आने देते हो तो ज्यादा समय नहीं लगेगा जब जीवन तुम्हें थका देगी। अपने हृदय को बाहरी प्रभाव से बचा के रखो। जब तुम अंदर से खाली हो तो तुम दूसरों के साथ उचित संबंध बनाने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? ध्यान से सोचो उस भविष्य के बारे में जो तुम चाहते हो और तुम्हें तुम्हारे चुने हुए रास्ते पर कैसे चलना है। इसके अलावा अब से तुम्हें क्या नहीं लगता कि जब भी तुम बाहर जाओ तो तुम अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए? एमसी कहता है तो मॉन्ग कहता है क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया? योंग जोगबुल एक बहुत ही परसिस्टेंट आदमी है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वो स्वॉर्ड दे दूं? एमसी कहता है नहीं, ऐसा मत करो। एमसी मन में कहता है क्योंकि वो स्वॉर्ड ही मेरे हाल के दुखों का कारण है। मॉन्ग जाते हुए कहता है ठीक है, लेकिन कम से कम अपने साथ एक लकड़ी की स्वॉर्ड जरूर रखना। वैसे भी तुम्हें गुड लक और मैं इस जगह को टेम्परेरी छोड़ने की हाईली रिकमेंड करता हूँ। एमसी कहता है आप कहाँ जा रहे हैं? तो मॉन्ग कहता है घर, जाहिर है। क्यों, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए अभी भी कोई क्वेश्चन है? एमसी बस कर रहा होता तो मॉन्ग कहता है नहीं, जब तक हम अगली बार ना मिले तब तक, और बाय कहते हुए चला जाता है। एमसी मन में कहता है ये डेजा वू का एहसास क्या है? मैं डिवाइन मॉन्ग को जाने से नहीं रोक पाया, भले ही मेरी कोई भी समस्या हल नहीं हुई हो। एक इंसान के रूप में मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, अगर मुझे एक इंसान को कैसे जीना चाहिए विषय पर कुछ लिखना हो तो मैं दर्जन भर पेज पर लिख सकता हूँ। हालांकि डिवाइन मॉन्ग मुझसे
आंसर नहीं पूछ रहे थे, बल्कि वो चाहते थे कि मैं खुद से सवाल करूं, मैं खुद को किस तरह के इंसान के रूप में देखता हूं। और उसके बाद एक बार जब मुरी मेलाइंस को एक्सपेंड करने का ऑफिशियल तौर पर मंजूरी दे दी गई, तो हर कोई बिजी हो गया। इन ब्रांच के कंस्ट्रक्शन और मौजूदा ब्रांच के एक्सपेंड की तेजी से पक्का किया गया और एडमिनिस्ट्रेटर और वॉरियर और सेक्रेटरीज को काम की निगरानी के लिए भेजा गया। शुक्र है वो नयून और आन सुजाई, जो डोसिक और प्यांग नोडू को हंगजाओ में छोड़ दिया गया। सुजाई को देखते जो कहता है कांग्रेचुलेशन जो हयुन, और दूसरा कहता है पीछे छूट जाने पर खुश होने की क्या बात है, तुम बस यही चाहते हो कि मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाऊं। एमसी कहता है यहाँ रहना लाठी में भेजे जाने से बेहतर है ना। तो उसका साथी बोलता है तुम और प्योन ने दोनों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे क्यों देखा, जिसके कारण वो यहाँ आना चाहते हैं। आखिरकार मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। वैसे मेरा एक दोस्त अनोई प्रोविंस ब्रांच में जा रहा है, नामगोंग परिवार की प्रॉब्लम से निपटने के बारे में रो रहा था। तो सुजाई कहता है अरे ऐसा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि नामगोंग परिवार ने हाल ही में जंगताजी नदी के एक समुद्री डाकू के समूह से लड़ाई की है। मुझे लगता है कि उन्हें हार्टलेस पायरेट्स कहा जाता था। तो एमसी कहता है हार्टलेस पायरेट्स, तो जो है उन कहता है तुम इसके बारे में जानते हो वो नहीं उन। एमसी हंसते हुए कहता है मैं सच में उन लोगों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। और एमसी मन में कहता है सिवाय इसके कि वो वही है जिनसे मैं यूयांग जाने वाली बोट पर मिला था। एमसी कहता है प्यो है उनका टाइगर रॉक मर्चेंट भी उस मामले में शामिल है, और मुझे नहीं पता इन सब ने नाम चेंज कर दिया है। सुजाई कहते हैं हाँ तो तुम इसके बारे में जानते हो। और जोडू से कहता है अरे तुम इसे सिर्फ अपने तक ही मत रखो, तुम जो जानते हो उसे हमारे साथ शेयर करो। सुजाई कहता है संक्षेप में कहे तो टाइगर रॉक बोट में से एक पर हार्टलेस पायरेट्स ने हमला किया था और नामगोंग परिवार के मेंबर्स जो उन बोट्स पर सवार थे वापस लड़ने लगे। जोडू कहता है नामगोंग परिवार द्वारा एक या दो समुद्री डाकू गिरोह को बाहर निकालने में क्या गलत है। तो वो कहता है सच है, लेकिन नामगोंग परिवार के शामिल होने के बाद जंगताजी नदी के कारोबार में हिस्सेदारी रखने वाले दूसरे सेक्ट्स और परिवार शांत नहीं बैठेंगे। जोडो कहता है ये सब एक पायरेट गैंग के डिस्ट्रक्शन पर। वो कहता है हाँ, और बैठा हुआ कहता है क्या ये साफ नहीं है। नामगोंग परिवार ने पायरेट्स को हराने से राजनीतिक प्रभाव हासिल किया और दूसरे फैक्शन उन्हें इसका फायदा उठाने से रोकने के लिए उनके खिलाफ चल रहे हैं। हालांकि मुरी अलायंस को अब तक कार्रवाई करने के देरी करने के लिए उन्होंने वहाँ अपनी ब्रांच का बढ़ावा करने के लिए नामगोंग परिवार के साथ एक समझौता किया होगा। तो जोडो कहता है आप इतना कैसे जानते हैं आहान हयुन, क्या किसी ने आपको इसके बारे में बताया था। तो वो कहता है क्या हर जगह पावर में बैठे लोग एक जैसी हरकत नहीं करते। सीन शिफ्ट होता है एक आदमी की ओर और कोई पीछे से कह रहा होता है कैप्टन। कैप्टन कहता है तुमने मुझसे मिलने की रिक्वेस्ट क्यों की। और हमें बताया जाता है ली मुशिम कैप्टन है हार्टलेस पायरेट्स का। और वो आदमी मन में कहता है जिसने कैप्टन कहा था है अगर तुम समुद्री डाकू हो तो उसकी तरह व्यवहार करो, मैन ऑफ कल्चर होने का दिखावा क्यों कर रहे हो। और कहता है अम्बुश की तैयारी पूरी हो गई। तो कैप्टन हंसते हुए कहता है तो ऐसा है, तो फिर तुम्हें जो आगे जो होने वाला है उसके लिए तैयार होना चाहिए है ना। तो वो आदमी कहता है बॉस उसके बारे में क्या हमें ऐसा करना चाहिए, मुझे एक अम्बिनियस फीलिंग हो रही है। और इसके बारे में बताता है जांग सामचे वाइस कैप्टन है हार्टलेस पायरेट्स का। कैप्टन मुस्कुराते हुए कहता है ओ कोई डर मत रखो, देखो ये घाटी का सबसे संकरा हिस्सा है जिससे उन्हें गुजरना होगा, क्या ये घात लगाने के लिए बिल्कुल सही जगह नहीं है। वाइस कैप्टन बोलता है फिर भी कैप्टन हम पायरेट्स हैं। कैप्टन कहता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अम्बुश दूसरे वाइस कैप्टन पर छोड़ दो, तुम्हें बस नामगोंग परिवार पर चार्ज संभालना है, फिर सही समय आने पर वापस लौटना है। वाइस कैप्टन मन में सोचता है लानत है, क्या वो मुझसे सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि मैं मर जाऊं जबकि दूसरे लोग फायदा उठाएं। और कहता है क्या आप श्योर है कि अम्बुश टीम नामगोंग परिवार को हरा सकती है। कैप्टन कहता है अम्बुश टीम के बिना भी क्या मैं हार्टलेस आर्ट का ग्रेट मास्टर मोर सफिशिएंट नहीं हूँ। इसके अलावा इंपीरियल हेवन स्क्वाड नामगोंग परिवार की मेन फोर्स की देखभाल करेंगे, हमारा मिशन बस उन्हें रोकना है। इसे सुनकर वाइस कैप्टन हैरान होता है। नामगोंग परिवार ने हार्टलेस पायरेट्स को खत्म करने की अपनी इच्छा को कोई सीक्रेट नहीं बनाया, इसके उल्टा वो डिस्टर्ब स्टेटस और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के मकसद से अफवाहें फैलाते हैं। इसने हार्टलेस पायरेट्स को डिलेमा में छोड़ दिया। उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा था, लेकिन वो जानते थे कि नामगोंग परिवार का फेस टू फेस सामना करना बेवकूफी थी। हालांकि ये सब कुछ दिन पहले बदल गया जब ली मुशिन को एक ग्रुप से सस्पिशियस लेटर हासिल हुआ जो खुद को इंपीरियल हेवन स्क्वाड कहते थे। ली मुशिन मन में कहता था तेरे की पृथ्वी पर इंपीरियल हेवन स्क्वाड क्यों है। नामगोंग परिवार पर बेवकूफी भरा आरोप लगाकर हमें अपना सेक्रीफाइस देने का ऑर्डर देने वाले वो कौन है। क्या मुझे आधी रात में इस जगह से भाग जाना चाहिए। हालांकि अगर हम आखिर में जीत जाते हो तो क्या होगा। उसका सीन शिफ्ट होता है ग्रुप पे और कोई कहता है सीनियर ब्रदर। वो आदमी कहता है हाँ, क्या मैंने तुम्हें मेरे पीछे चलने के लिए नहीं कहा था। और इसका नाम होता है कुआंग नामगोंग और ये कैप्टन है नामगोंग फैमिली के एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड का। दूसरा कहता है लेकिन, और इसका नाम है सांगमिन नामगोंग। सांगमिन कहता है क्या आगे का रास्ता आपको अजीब नहीं लगता, क्या ऐसी जगह अम्बुश करने के लिए अच्छी नहीं है, कम से कम किताबें तो यही कहती हैं। कुआन मुस्कुराते हुए कहता है ये जगह वुडांग सेट के टेरिटरी का हिस्सा है, क्या तुम सीरियसली सोचते हो कि हमारे दुश्मन यहाँ कुछ भी करने की हिम्मत करेंगे। वो डरपोक है जो वुडांग सेट से बचने के लिए यंगताजी नदी के किनारे काम करते हैं। इसके अलावा उन्हें ये जानना होगा कि हम पर हमला करने के लिए हम किस रास्ते पर जा रहे हैं और सिर्फ गुंडों को ऐसी जानकारी कैसे मिलेगी। सांगमिन कहता है हालांकि क्या वो ये नहीं कहते कि घिरे हुए जानवर सबसे खतरनाक होते हैं। तो कुआन कहता है तुम ठीक कह रहे हो, 25 नामगोंग परिवार के एलाइट्स और छोटे सेट्स के 100 वॉरियर के साथ हम सच में घिरे हुए हैं। वैसे भी तुम क्या करना चाहते हो। तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। कुआन कहता है मेरे ख्याल से सतर्क रहने में कोई बुराई नहीं है, आगे बढ़ो। तो सांगमिन भी खुश होते हुए कहता है ठीक है। उसके बाद वो सीटी बजाता है और अपने साथ कुछ लोगों को ले जाता है और कहता है चलो। कुआन उसे देखते हुए मन में कहता है मेरा मानना है कि नामगोंग परिवार के एक यंग लड़के का खून गर्म होना स्वाभाविक है, ठीक वैसे ही जैसे खून बहाने के लिए एक अच्छा दिन है। और देखते हैं पायरेट्स को जो ऊपर से देखते हुए कहते हैं वो यहाँ है।
वाइस कैप्टन मन में सोचता है तो ये सच था कि नामगोंग परिवार इस रास्ते से होकर गुजरेगा। मुझे नहीं पता कि उन्हें जानकारी कहाँ से मिली, लेकिन ये बेकार नहीं था। और सबसे कहता है सब लोग तैयार हो जाओ और पक्का करना कि तुम में से कोई ग्रुप में से अलग ना हो जाए, समझ गए। जैसा कि हमने बात की, हमारा इकलौता काम उन्हें रोकना है। और चिल्लाते हुए कहता है मरना मत लोगो। तो उसका साथी बोलता है वाइस कैप्टन उस बारे में उनमें से सिर्फ 6 हैं। वाइस कैप्टन बोलता है बाकी लोग कहाँ हैं, मेन फोर्स के बारे में क्या। तो उसका साथी बोलता है वो उनसे बहुत पीछे नहीं है। वाइस कैप्टन मन में बोलता है क्या अगर वो लोग स्काउट है तो क्या मेन फोर्स को उनको लौटने के लिए घाटी के बाहर इंतजार नहीं करना चाहिए? क्या वो मोहरा है या सिर्फ पागल लोग जो बेवकूफ सामने से भाग निकले? मुझे क्या करना चाहिए? अगर हमने चीजें ऐसी जारी रहने दी तो हमारा वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा। तभी उसका साथी बोलता है वो हमसे आगे बढ़ रहे हैं। और देखते हैं सांगमिन को जो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वाइस कैप्टन मन में बोलता है क्या बकवास है, क्या इन लोगों को कोई जागरूकता या खतरे का एहसास नहीं है? और सबसे कहता है तैयार हो जाओ। और उसके सारे साथी बो को तैयार करते हुए कहते हैं ठीक है। तभी वाइस कैप्टन चिल्ला के बोलता है फायर। और देखते हैं तीरों की बारिश हो रही होती है। और देखते हैं सांगमिन के रिएक्ट करने से पहले ही बहुत सारे तीर उसके पास आ जाते हैं। और देखते हैं कि सभी को तीर लग रहे होते हैं। सोंगमिन बचने की कोशिश करता है लेकिन उसके कंधे पे तीर लग जाता है और वाइस कैप्टन के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। दूसरी ओर वांग को आवाज सुनाई देती है। वो परेशान होते हुए मन में कहता है क्या ये वेपन्स की टकराने की आवाज नहीं है? और तेजी से उस तरफ जाने लगता है। तो उसका साथी बोलता है सीनियर ब्रदर। और तेजी से जाते हुए कहते हैं सावधान हो जाओ, सब लोग सीनियर ब्रदर को फॉलो करेंगे। और वो सब वहां तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे फाइट चल रही होती है। क्वांग अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता है फकिंग बास्टर्ड। और एकदम से घोड़े के ऊपर से जंप करता है और एक बैंडिट को मार देता है जो सांगमिन के ऊपर हमला करने वाला होता है। सांगमिन दर्द में कहता है सीनियर ब्रदर। और देखते हैं कि क्वांग इतने गुस्से में होता है कि वो आसपास के सारे बैंडिट को मार रहा होता है। तभी वो एकदम से हैरान होता है क्योंकि पायरेट्स का वाइस कैप्टन उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे रोक लेता है। और क्वांग हमला करते हुए कहता है लानत है तुम पर। और वो हमला वाइस कैप्टन पे लग जाता है। वाइस कैप्टन मुस्कुराता है जैसे कि उसे कुछ नहीं हुआ हो और चिल्लाते हुए अपने साथी से बोलता है पीछे हटो पीछे हटो। क्वांग आगे बढ़ते हुए कहता है लानत है तुम कहाँ। तभी उसके ऊपर तीरों की बारिश होने लगती है, लेकिन क्वांग उन तीरों से बचते हुए पीछे हटता है। और क्वांग देखता है कि सभी बैंडिट भाग जाते हैं और उसी के सामने बैंडिट्स का वाइस कैप्टन घोड़े लेके भाग रहा होता है। क्वांग चिल्लाते हुए कहता है रुकना मत, उनके पीछे जाओ। उसका साथी उसके पास आते हुए कहता है क्या आप ठीक है? क्वांग कहता है मैं ठीक हूँ। और सांगमिन के पास आते हुए कहता है ये कैसा है? तो सांगमिन के बगल वाला साथी कहता है उसकी जान खतरे में नहीं है, लेकिन उसके घाव गहरे हैं, उसे जल्दी इलाज की जरूरत है। क्वांग उसके कंधे को छूते हुए कहता है जूनियर ब्रदर। सांगमिन कहता है मुझे शर्म आती है तुम्हें ये अगली साइड दिखाने में। क्वांग बहुत गुस्से में होता है और कहता है मैं उन सभी कमीनों को मारने जा रहा हूँ जिन्होंने नामगोंग परिवार की विरोध करने की हिम्मत की। और घोड़े में बैठकर निकल जाता है और कुछ ज्यादा ही गुस्से में होता है और जाते हुए मन में कहता है हमने उनकी संख्या कम कर दी है, ये हमारी जीत है, मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। और बताते अपने जूनियर भाई के चोटों को देखकर गुस्सा होकर नामगोंग परिवार के डिसाइपलों ने अपने दांत पीस लिए और दुश्मनों का पीछा किया। हालांकि उन्हें किस चीज का इंतजार था? घाटी के दोनों ओर से 200 से ज्यादा दुश्मनों द्वारा घात लगाकर हमला। पहले तो ऐसा लगा कि सी पायरेट्स का अचानक किया गया हमला कामयाब रहा, लेकिन नामगोंग परिवार को लीड करने वाला ऑर्थोडॉक्स अलायंस कोई पुश ओवर नहीं था। और देखते नामगोंग फैमिली के डिसाइपल्स सभी बैंडिट्स को मार रहे होते हैं। क्वांग चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे नामगोंग फैमिली की अवहेलना करने की? और देखते नामगोंग फैमिली के डिसाइपल्स ने पायरेट्स को एक जगह घेर दिया होता है। क्वान मन में कहता है हमने उनकी संख्या लगभग अपने जितनी ही कम कर दी है। उनका अम्बुश सच में प्रभावी था, लेकिन जब तक हम जीतते हैं तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। और वो चिल्लाए कहता है सरेंडर कर दो या मैं तुम सभी को सूखने के लिए निचोड़ दूंगा। तभी एक स्पीड में एरो आता है। क्वांग इस एरो को रोक लेता है, लेकिन वो हैरान होता है और मन में कहता है उस एरो के पीछे की फोर्स थी। और देखते वहाँ पे दूसरे और लोग आ जाते हैं जिनके पास हाथ में बो होती है। और देखते सभी बैंडिट चिल्ला रहे होते हैं इंपीरियल हेवन स्क्वाड, इंपीरियल हेवन स्क्वाड यहाँ है यो। और उनका वाइस कैप्टन मन में कहता है क्या बकवास है, उनमें से सिर्फ 3 ही क्यों है? और क्वांग मन में कहता है ये बुरा है और सबसे कहता है पीछे हटो और रीग्रुप हो जाओ। और देखते हैं नामगोंग फैमिली के डिसाइपल्स के सामने इंपीरियल हेवन स्क्वाड के और मेंबर आ जाते हैं। तो वो चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग कौन हो? तुम नामगोंग फैमिली के मामले में दखल क्यों दे रहे हो? वो लोग कुछ नहीं कहते, बस उन्हें देख रहे होते हैं। क्वांग कहता है तुम हमारे दुश्मन बनने की हिम्मत कर रहे हो? तो उनमें से एक आदमी बोलता है तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो। और डेविल से स्माइल देते हुए कहता है क्या तुम ये छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम कितने डर गए हो? और उनके पीछे के सारे बैंडिट हंसते हुए कहते हैं वो डरे हुए हैं। तो क्वांग उनकी ओर शॉट करते हुए कहता है तुम पे करोगे अपनी जिंदगी के साथ उस रूडनेस के लिए। वो आदमी कहता है तो फिर तुम हमें क्यों नहीं आजमाते? इसे सुनकर क्वांग बोलता है अटैक, और सभी लोग बैंडिट्स की ओर भागने लगते हैं और कह रहे होते हैं अटैक, जिंदा मत छोड़ना सालों को। क्वांग उनमें से एक को देखते हुए मन में कहता है ये लीडर है और हमला करते हुए कहता है मैं उसे पक्के तौर पर नीचे दबा दूंगा। और हम तभी देखते हैं कि क्वांग को इस तरह अटैक करते हुए देखकर वो स्माइल कर रहा होता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है यंग लेडी की तरफ। वो बाहर की ओर देख रही होती है। तभी आइस घोस्ट वहाँ पे आते हुए कहता है यंग ताजी रिवर मिशन रिपोर्ट आ गई है। यंग लेडी कहती है कैसे चला गया? तो आइस घोस्ट कहता है नामगोंग फैमिली के एक्सटर्मिनेटिंग स्क्वाड को खत्म कर दिया गया है।